जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि कल हमने ये फैकल्टी थ्योरी पढ़ी थी और उसके बाद हमने यूनिफैक्टर थ्योरी भी पढ़ ली थी। तो इसको थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं जी। यूनिफैक्टर थ्योरी को, यूनिफैक्टर या वन फैक्टर थ्योरी जो है, ये अल्फ्रेड बीने की पेश करता है। इसके अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है वो जस्ट एक ही फैक्टर पर मुश्तमिल है, जिसको वो जी फैक्टर या कॉमन सेंस कहते हैं। वो ये नहीं कहता कि वो डिफरेंट फैक्टर हैं या उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। जिस तरह आगे हम देखेंगे कि किसी ने कहा है कि ये टू फैक्टर है, किसी ने कहा है ट्राइआर्की थ्योरी का नाम दिया है कि थ्री फैक्टर्स है, किसी ने फोर फैक्टर्स की, डिफरेंट फैक्टर्स की बात की है। यानी कि डिफरेंट चीज़ों को वो इंटेलिजेंस का नाम देते हैं, डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ माइंड्स की बात करते हैं। लेकिन ये अल्फ्रेड बीने ने जो थ्योरी पेश की थी, इसके अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है वो वन फैक्टर है। यानी कि जिस बंदे में वो वन फैक्टर मौजूद है वो इंटेलिजेंट है। इट मीन्स के बंदा या इंटेलिजेंट है या इंटेलिजेंट नहीं है, दो ही सूरतें हैं। इसको वो कॉमन सेंस का भी नाम दे रहा है, यानी कि जी फैक्टर या कॉमन सेंस की वो बात कर रहा है। तो इस पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ और इसकी वजह से ये इट हैज़ नो ग्राउंड टू स्टैंड, यानी कि इसको बाद में आने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको रद्द कर दिया। इसके उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इंटेलिजेंस वन फैक्टर नहीं हो सकती। ओके जी, नेक्स्ट जो इंटेलिजेंस थ्योरी है हमारे पास वो है जी स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी। अब इसके अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है वो दो फैक्टर्स पर मुश्तमिल है। इसका नाम, अच्छा जी, इसका नाम है जी चार्ल्स स्पीयरमैन, who proposed the intellectual abilities were comprised of two factors। यानी कि इसने ये कहा कि जो आपकी इंटेलिजेंस है वो दो एबिलिटीज पर या दो फैक्टर्स पर मुश्तमिल है, दो अनासर पर मुश्तमिल है। वन, जनरल एबिलिटी, एक जो फैक्टर है उसको उसने नाम दिया है जी जनरल एबिलिटी या कॉमनली एबिलिटी नोन एज जी फैक्टर। जो जनरल एबिलिटी है उसको, इन सिंपल वर्ड्स के इसने जो दो फैक्टर्स का मेंशन किया है, इसके अकॉर्डिंग एक फैक्टर को इसने नाम दिया है जी फैक्टर यानी कि जनरल एबिलिटी, और दूसरे को इसने नाम दिया है एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक एबिलिटीज। जी से मुराद जनरल, जी से जनरल और एस से स्पेसिफिक। तो चार्ल्स स्पीयरमैन कहते हैं कि हर बंदे में इंटेलिजेंस जो है वो टू फैक्टर्स पर मुश्तमिल होती है। एक फैक्टर जी फैक्टर होता है और दूसरा फैक्टर जो होता है वो एस फैक्टर होता है। जी फैक्टर से मुराद जनरल एबिलिटी है जो हर बंदे में मौजूद होती है, और दूसरी है जी एस फैक्टर। और एस फैक्टर जो होता है ये हर एक में मौजूद नहीं होता, लेकिन हर एस फैक्टर वाले में जी फैक्टर जरूर मौजूद होता है। द जी फैक्टर इज यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी। ग्रेटर जी इन एन इंडिविजुअल लीड्स टू ग्रेटर सक्सेस इन लाइफ। अब ये जो जी फैक्टर है जी ये यूनिवर्सल है, इनबॉर्न है, जबकि जो एस फैक्टर होता है वो एनवायरमेंटल होता है। एस फैक्टर क्या होता है, एनवायरमेंटल है, जबकि जी फैक्टर जो है वो यूनिवर्सल है और इनबॉर्न होता है। अब इसकी यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से इसकी क्लैरिटी मजीद हो जाएगी जी। सपोज आप किसी बच्चे से उसकी न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस, आप किसी बच्चे की न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस मैयर करना चाह रहे हैं, किसी बच्चे की आप न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस मैयर करना चाह रहे हैं। अब वो जो क्वेश्चन, अब उस बच्चे में दो किस्म की अगर इंटेलिजेंस होगी, यानी कि एस फैक्टर भी होगा और जी फैक्टर भी होगा, तब जाकर वो उसकी हम न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस जो है मालूम कर सकेंगे। एक है जी, फॉर एग्जांपल आपने उसको एक टेस्ट दिया है मैथ पर, मैथ से रिलेटेड कोई एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है। अब उसमें दो एक तो ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो मैथ को जो है ना, वो उसको मैथ से रिलेटेड जो है उसमें उसका नॉलेज हो, मैथ पर उसको अबूर हो, तो तभी वो मतलब मैथ से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा ना। तो ये उसकी एस फैक्टर हो गया। दूसरा ये कि वो क्वेश्चन आपका यू कैन से कि वो इज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसके बाद उसको मतलब उसके पास इंग्लिश जो है लैंग्वेज पर उसको अबूर हासिल हो, इंग्लिश पढ़ सकता हो, समझ सकता हो। तो फिर जो है अब हम इसके एग्जांपल जो है ना, आप आपके एजुकेशन के टेस्ट से भी ले सकते हैं कि आपका एजुकेशन का टेस्ट हम लेना चाह रहे हैं, तो उसमें आप में भी दो मतलब दो की क्वालिटीज मौजूद होंगी। तो तब आप
उस एजुकेशन के टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब आपको मालूम है कि एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो एस फैक्टर होगा, यानी कि वो आपका अपना एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। तो उसके बाद वो पेपर जो है आपको पता है इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में वर्डिंग है, तो लिहाजा आपकी इंग्लिश में वोकेबलरी जो है वो सब का वो जो है सब में मौजूद है। तो वो क्या होगी, जी फैक्टर होगी। तो यहाँ पर क्या उसने मेंशन किया है कि न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस अगर हम किसी बच्चे की मालूम करना चाह रहे हैं तो हम उन्हें उसको एक क्वेश्चन दिया है या क्वेश्चन पेपर उसके सामने रखे है, तो उसकी न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस मालूम करने के लिए उसमें दो किस्म की इंटेलिजेंस का होना जरूरी है। एक तो ये कि हम जो चीज मालूम करना चाह रहे हैं इसके बारे में स्पेसिफिक वो मतलब उसके पास नॉलेज हो, ठीक है, वो रखता हो उसके पास, यू कैन से कि उसको उस पर कमांड हासिल हो, अबूर हासिल हो। तो ये अगर उसको मैथ पर अबूर हासिल है तो इट मीन्स कि ये उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी है। अब वो मैथ वाले क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो इंग्लिश जो है यहाँ पर क्या हो गया, जी फैक्टर हो गया। अगर आप कहते हैं कि जनाब उर्दू का आप टेस्ट लेना चाहते हैं या एजुकेशन की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो इसी तरह आगे हम एक और यहाँ पर उसने एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है जी। ओके जी, एबिलिटी टू एक्सप्रेस, एबिलिटी टू एक्सप्रेस, यहाँ तक लगी जी समझ, ये न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस की इस एग्जाम्पल तक, यहाँ तक बात क्लियर है जी टू फैक्टर थ्योरी की। जी होगी होगी। हाँ जी। तो इसलिए वो कहते हैं कि हर बंदे में ना जो टू फैक्टर्स मौजूद होते हैं, एक एस फैक्टर मौजूद है, हर बंदे में नहीं, सॉरी, जी फैक्टर जो होता है वो हर बंदे में मौजूद होता है, जी फैक्टर हर बंदे में मौजूद होता है। और एस फैक्टर जरूरी नहीं कि हर बंदे में जो है वो एस फैक्टर जो है वो आप कह लें कि मैक्सिमम होता है। जी फैक्टर जिस बंदे में एस फैक्टर भी मौजूद है ना, फॉर एग्जांपल सपोज कोई डॉक्टर है, अब उसका डॉक्टर होना जो है वो एस फैक्टर है। लेकिन अगर वो साथ आप कहें कि पोइट्री में भी शगफ रखता है, उर्दू में भी उसको मतलब नो हो है, वो हिस्ट्री भी जानते हैं, तो ये बाकी चीजें उसकी किस में आ जाएंगी, जी फैक्टर में आ जाएंगी। अब अगर कोई बंदा जो है वो कोई बंदा हिस्टोरियन है, कोई बंदा हिस्टोरियन है या हिस्ट्री उसका सब्जेक्ट है, तो ये उसका एस फैक्टर होगा। लेकिन अगर वो मेडिकल के बारे में थोड़ा बहुत जानता है तो वो उसका क्या हो गया, वो जी फैक्टर हो गया, जनरल फैक्टर हो गया। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि एबिलिटी टू एक्सप्रेस, ये म्यूट नहीं हो गया अभी। ओके जी, अब यहाँ एक एग्जांपल और है, एबिलिटी टू एक्सप्रेस। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि एबिलिटी टू एक्सप्रेस कैसी है, तो इसके लिए भी टू फैक्टर मौजूद है। एक तो एबिलिटी टू एक्सप्रेस, दूसरा वर्बल इंटेलिजेंस, यानी कि उसमें वर्बल इंटेलिजेंस भी हो, यानी कि वो अगर बोलना चाहता है तो उसमें कॉन्फिडेंस भी हो, और उसके पास उसके में वर्बल इंटेलिजेंस भी हो, उसके पास वोकेबलरी हो, इस तरह की जो मतलब स्पीचेस के जो गुर होते हैं वो भी वो जानता हो। ये दोनों मिलेंगे तब जाकर उस वो जो है वो एक अच्छा आप कह लें कि बोलने वाला या स्पीकर वो कहलाएगा। तो ये कहलाती है जी टू फैक्टर थ्योरी। आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी जी। अब ये भी यहाँ पर भी देखें जी, ये जी देखें जी, एस जी फैक्टर या जनरल फैक्टर जो है वो सब में मौजूद है। एस फैक्टर ये स्पेसिफिक फैक्टर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट, किसी भी ये एक स्पेसिफिक फील्ड हो सकती है, जैसा कि मैंने डॉक्टरी कहा है, इंजीनियरिंग कहा है, या पीछे हमने मैथ की बात की है, तो ये स्पेसिफिक फैक्टर है। और जनरल फैक्टर जो होते हैं जितने भी स्पेसिफिक फैक्टर्स वाले लोग मौजूद जितने भी स्पेसिफिक फैक्टर्स वाले होते हैं या स्पेसिफिक प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, उन तमाम में जी फैक्टर भी मौजूद होता है। लेकिन हर जी फैक्टर वाले में जरूरी नहीं कि वो स्पेसिफिक भी उनमें मौजूद हो, लेकिन जितना ज्यादा जी होगा उतने ज्यादा वो कामयाब होंगे, यानी कि स्पेसिफिक के साथ जी फैक्टर का होना भी जरूरी है। तो इसलिए उसने कहा है कि इंटेलिजेंस जो है वो टू फैक्टर, ये सारे स्पेसिफिक फैक्टर है लेकिन बीच में देखें जनरल फैक्टर भी है, सारे स्पेसिफिक फैक्टर वालों में जी फैक्टर मौजूद है। नेक्स्ट जी हमारी थ्योरी है जी स्टर्नबर्ग्स की ट्राइआर्किक थ्योरी, यानी कि
पीछे हमने ये 2 फैक्टर पढ़े, तो ये 3 फैक्टर, इसको सिंपल वर्ड्स में आप 3 फैक्टर्स थ्योरी कह सकते हैं। इसका नाम है जी ट्राइआर्किक थ्योरी, जो कि स्टर्नबर्ग ने पेश किया है। साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग हैज कंस्ट्रक्टेड अ थ्री प्रोंग्ड, इसको थ्री प्रोंग्ड इंटेलिजेंस भी कहते हैं या ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। और वो तीन जो टाइप्स हैं, जो या 3 टाइप्स या 3 फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 एक है जी एनालिटिकल इंटेलिजेंस, दूसरी है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, और तीसरी है जी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अब एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या होती है? इज व्हाट वी जनरली थिंक ऑफ एज एकेडमिक एबिलिटी। it enables it enables us to solve problems and acquire new knowledge. Problem solving skill include encoding information, combining and comparing pieces of information and generating a solution। यानी कि आप ये जो आपके गेट वगैरह में जो क्वेश्चंस होते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस, वो बेसिकली ये एनालिटिकल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होते हैं। जिसमें एनालिटिकल क्वेश्चनिंग की जाती है, वो इस इंटेलिजेंस से रिलेटेड होते हैं। यानी कि आप डिफरेंट किस्म की जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको आप पार्ट्स में बांट कर उसको एनालाइज करते हैं और फिर किसी सोल्यूशन तक आप पहुंचते हैं। क्रिएटिव, ये लफ्ज जो क्रिएटिव है, ये खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यानी कि ये एक ऐसी इंटेलिजेंस होती है जिसके जरिए आप कोई नई चीज क्रिएट करते हैं। इज डिफाइंड बाय द एबिलिटीज टू कोप विद द नोवेल सिचुएशन एंड टू प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस। यानी कि कोई नई किसी नई सिचुएशन में, किसी नए माहौल में आप एडजस्ट होते हैं, उसका उसमें आप क्या कहते हैं कि कोई भी किसी किस्म की नई सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ता है, तो आप उसके साथ इजीली जो है एडजस्ट हो जाते हैं। और द एबिलिटी टू क्विकली रिलेट novel situation to familiar situation, that is to perceive similarities and differences. Moreover, as a result of experience, we also become able to solve problem rapidly in electro, ये क्या लफ्ज है जी, बड़ा लंबा सा तो लफ्ज है, इसको आई थिंक ये कुछ साइंस वाला बंदा ये बंदी इसको पढ़ सकते हैं, मुझे तो ये साइंस से रिलेटेड लगता है जी। एनसेफलोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम एंड कम्प्लेक्सिटीज ऑफ वेव फ्रॉम। अच्छा, ये साइंस से रिलेटेड है इन सिंपल वर्ड्स कि इसमें क्या होता है कि आप जो एक फॉर एग्जांपल आप किसी एक एक एनवायरनमेंट से निकलकर एक दूसरे एनवायरनमेंट में, न्यू एनवायरनमेंट में, नोवेल सिचुएशन में जाते हैं, तो वहाँ भी आप एडजस्ट हो जाते हैं। प्लस यहाँ पर ये क्रिएटिव का लफ्ज, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कि आप जब कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, तो इसलिए इसको क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहलाता है। यानी कि आपके इसको क्या कहेंगे, क्रिएटिव का और मुतबादल तख्लीकी सलाहियतें हम उर्दू में जिसको कहते हैं, तो वो इन क्रिएट जिस बंदे में आप कह सकते हैं कि ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा मतलब चीज़ें, नई नई नॉवल सिचुएशन, नए नए आइडियाज़, न्यू न्यू नए नए जो उसके ख्यालात हैं, नई नई चीज़ें बनाना जो है, उन लोगों के लिए बहुत आसान होता है जिनमें ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस होती है। यानी कि उनको जिस मर्जी किस्म की सिचुएशन में डाल दिया जाए, उसको वो उसमें वो बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। प्लस उनमें अपने न्यू आइडियाज वो जनरेट करते हैं, नए अपनी वो डिस्कवरी या इन्वेंशंस, इस किस्म की चीज़ें वो क्रिएट करते हैं जिनमें ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस होती है। उसके बाद है जी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और स्ट्रीट स्मार्ट्स, दो नाम है जी। It enable people to adapt to the demands of their environment. For example, keeping a job by adapting one's behavior to the employer's requirement as adaptive. But if the employer is, यहाँ पर अच्छा जी मिसिंग है, यानी कि जो आपकी डिमांड है उसके मुताबिक आप प्रैक्टिकली कोई वर्क करते हैं। यानी कि जिसमें आप कहते हैं, हमने पढ़ा था ना वो एक लर्निंग बाय डूइंग, तो आप कह सकते हैं कि जिस बंदे में ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ज्यादा पाई जाती है, यानी कि ये वाला फैक्टर ज्यादा पाया, हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं ट्राई आर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस के 3 फैक्टर होते हैं।
तो जिस बंदे में एनालिटिकल इंटेलिजेंस ज्यादा होगी, वो क्या है कि वो एनालिटिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आसानी से सॉल्व कर लेगा। जिसमें क्रिएटिव इंटेलिजेंस वाला पोर्शन या एलिमेंट ज्यादा होगा, तो वो चीजों को क्रिएट करने में माहिर होगा, नए नए आइडियाज वो देने में मतलब वो महारत रखता होगा। और जिस बंदे में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होगी, वो नई नई चीजें बनाने में, प्रोडक्शन में, या प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस देने में जो है, डिमॉन्स्ट्रेशन देने में जो है, उसकी आप कह लें कि उसको उस पर मास्टरी या महारत हासिल होगी। ये जी इसके तीनों के नाम आपने याद रखने हैं। ट्राइआर्की में तीन फैक्टर्स, एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्स्टन्स मल्टी फैक्टर थ्योरी। थर्स्टन ने इसको अब मल्टी फैक्टर थ्योरी का नाम दिया है, और उसने 7 फैक्टर्स का जिक्र किया है कि इंटेलिजेंस, इसको प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की थ्योरी किसने पेश की, या मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने पेश की। तो ये थर्स्टन की पेश करता है जी। इसने बेसिकली 7 हिस्से बताए हैं इंटेलिजेंस के, कि इंटेलिजेंस बेसिकली 7 एट्रीब्यूट्स पर मुश्तमिल होती है। और जो वो कौन कौन से हैं जी, पहले नंबर 1 पर है जी न्यूमेरिकल एबिलिटी। यानी कि जिस बंदे में न्यूमेरिकल एबिलिटी ज्यादा होगी, तो वो मैथ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आसानी से सॉल्व कर लेगा। एबिलिटी टू परफॉर्म द बेसिक मैथमेटिक्स प्रोसेस एक्यूरेटली एंड रैपिडली। जिस बंदे में न्यूमेरिकल एबिलिटी मींस न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस ज्यादा होगी या बेहतर होगी, वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो एक्यूरेटली और रैपिडली पलक झपकने झपकने में वो सॉल्व करने के काबिल होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है जी वर्बल कंप्रीहेंशन, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड फॉर्म। तो जिस बंदे में ये वाली वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी होगी, तो वो अपनी बात को दूसरों तक आप कह सकते हैं कि पहुंचाने में, बोलने में, और दूसरों को समझने में जो है वो ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट होते हैं। उसके बाद है जी वर्ल्ड फ्लुएंसी, एबिलिटी टू स्पीक एंड राइट फ्लुएंटली। जिस बंदे में वर्ल्ड फ्लुएंसी की इंटेलिजेंस ज्यादा होगी, तो वो बगैर रुके, विदाउट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि यू कैन से विद कॉन्फिडेंस जो है वो बोल भी सकेगा, उसके पास कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंटली वो बोल भी सकेगा, और वो आसानी के साथ फ्लुएंटली वो स्पीकिंग पावर भी उसमें होगी, और राइटिंग पावर भी उसमें होगी, जिसमें वर्ल्ड फ्लुएंसी होगी। उसके बाद है जी मेमोरी, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जी, कि जिस बंदे में ये वाली इंटेलिजेंस ज्यादा होगी या ये वाला फैक्टर ज्यादा होगा, तो वो चीजों को जल्दी रिकग्नाइज कर लेगा और देर तक चीजें उसको याद रहेंगी। वो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हो सकती है, आइडियाज हो सकते हैं, वर्ड्स, लेटर्स, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है जी रीजनिंग, अबिलिटी टू डिराइव रूल्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इंडक्टिवली। तो रीजनिंग का मतलब होता है इस्तदलाल, दलील के साथ कोई बात पेश करना, दलील के साथ, मतलब अपने अपना जो आप कह लें कि माफियल जमीर है वो बयान करना। तो इसको मतलब ये इंडक्टिवली भी हो सकता है, डिडक्टिवली भी हो सकता है। तो जिस बंदे में ये रीजनिंग वाली इंटेलिजेंस या रीजनिंग वाली इंटेलिजेंस का फैक्टर ज्यादा होगा, बेहतर होगा, उसको, वो जो बंदा है वो रीजनिंग पर जो है वो कमांड रखता होगा, वो रीजनिंग अच्छी कर लेगा, अपनी बात को वो जस्टिफाई करने के काबिल होगा, दलील के साथ बात करने और अपनी बात को मनवाने के वो काबिल होगा। उसके बाद है जी ability to visualize and form relationship in 3D डायमेंशन। ये 3D जो होते हैं, इसका मतलब ये है कि जिस बंदे में ये स्पेशल एबिलिटी होती है ना, तो वो आप कह सकते हैं कि वो नक्शे बनाने में, डिजाइन बनाने में, स्ट्रक्चर बनाने में, और ये जो घरों के नक्शा जात होते हैं वो बनाने में वो महारत रखते हैं। आपने देखा होगा कि हम जो लोग जब कोई प्लाट खरीदते हैं, तो उस पर जो कोई हमने बनाना हो, कोई घर बनाना हो, तो हम सोचते रह जाते हैं कि अब हम इसमें क्या क्या करें, हमारी समझ में नहीं आता कितनी कम जगह में हम जो है इसमें क्या क्या कुछ बनेगा। तो लेकिन जो लोग वो स्पेशल एबिलिटी के मालिक होते हैं,
तो वो उसी जगह के अंदर आपको बहुत कुछ डिजाइन करके बनाकर वो दिखा देते हैं। तो ये स्पेशल एबिलिटी कहलाती है। तो जिन लोगों में ये स्पेशल एबिलिटी होती है तो वो मैप्स, नक्शा जात, डिजाइन, स्ट्रक्चर, तो आप कह सकते हैं कि वो अच्छे इंजीनियर, आर्किटेक्चर बन सकते हैं जिनमें ये स्पेशल एबिलिटी मौजूद होती है। उसके बाद है परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड जल्दी से समझने वाली जो इसको स्पीड आप कह सकते हैं। ability to perceive things quickly such as visual details and similarities and differences among pictures objects। यानी कि मुख्तलिफ चीजों को जल्दी से समझ लेना और उनके दरमियान फर्क को जल्दी जल्दी पिक कर लेना जो है, ये परसेप्चुअल स्पीड कहलाती है। तो जिन लोगों में ये वाली इंटेलिजेंस होती है वो चीजों को जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्विकली वो चीजों को पिक कर लेते हैं। Thurston has developed a test called Primary Mental Abilities Test to assess these factors। उसने इन सातों फैक्टर्स को असेस करने के लिए एक टेस्ट बनाया था जिसको हम प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज टेस्ट कहते हैं जी। ओके जी, ये 7 हो गई थर्स्टन के फैक्टर्स। अब आगे जो आएंगे उसमें भी कुछ मैच करेंगे, कुछ एक आध का फर्क होगा जी। ये आगे आ जाता है जी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये हार्वर्ड गार्डनर की पेश करता है। अब इसने 7 की बजाय 8 का जिक्र किया है जी। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी that proposes that there are 8 distinct spheres of intelligence and speculates about the ninth one, existential intelligence। हार्वर्ड गार्डनर ने बेसिकली ये कहा है कि हर इंसान में 8 जो होते हैं वाजे तौर पर इंटेलिजेंस के स्फीयर होते हैं। इसको उसने फ्रेम्स ऑफ माइंड का भी नाम दिया है कि हर बंदे का जो माइंड का फ्रेम्स है वो 8 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और हर हिस्सा जो है वो दूसरे हिस्से से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि एक का दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसका ये मानना है कि अगर किसी का कोई एक हिस्सा, मतलब कोई एक फैक्टर, ये 8 स्फीयर्स में से कोई एक स्फीयर या कोई एक फ्रेम डैमेज भी हो जाए तो वो दूसरे जो सफियर्स हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ता, वो दूसरे सफियर से वो काम जारी रखता है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि किसी के अगर बोलने जबान जो है वो मुतासर हो जाए तो वो उसकी मेमोरी जो होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी समात पर आप कह सकते हैं कि उसके हैंड को कोई मतलब एक्सीडेंट में कोई लॉस हो जाए तो उस बाकी जो उसके जो के हैंड्स भी जो है ना वो भी तो माइंड से कनेक्टेड है ना। तो उसके बाकी जो ऑर्गन्स हैं उन और बाकी जो उसकी एबिलिटीज हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई एक जो पार्ट है इन 8 में से कोई एक डैमेज भी हो जाए तो बाकी जो है वो उसी तरह काम करते रहते हैं। इसीलिए इसने कहा है कि ये सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। 8 फ्रेम्स ऑफ माइंड्स है, या इसको उसने स्फीयर्स ऑफ इंटेलिजेंस, 8 स्फीयर्स ऑफ इंटेलिजेंस का नाम दिया है। और उसने साथ में नाइन्थ के बारे में भी स्पेकुलेट किया है जो कि एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस से मुराद वो इंटेलिजेंस जो जिंदगी और मौत और एग्जिस्टेंस के बारे में जो है वो बात करती है जी। ओके जी, अब हम 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं जी। अच्छा, ये 10 मिनट बाद 8 मिनट बाद डिस्कनेक्ट होगा, तो अगर ये हमारा उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता तो आपने दोबारा ज्वाइन करना है जी। अच्छा जी, ये मैं बात कर रहा था एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस की, जिसका वो उसने मतलब स्पेकुलेट किया है। उसमें उसने अपने जो 8 फ्रेम्स में उसको इसने नहीं रखा। तो ये क्या है जी, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन ऑफ लाइफ, डेथ एंड एग्जिस्टेंस। अब 1 बाय 1 देख लेते हैं। नंबर 1 है जी विजुअल या स्पेशल एबिलिटी। वही जो पीछे हमने पढ़ा है इसको विजुअल या स्पेशल का नाम दिया गया है जी। इट इन्वॉल्व्स विजुअल परसेप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, द एबिलिटी टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट मेंटल इमेजेस। वही जो पीछे हमने बात की ना कि 3D, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी एंड स्पेस। तो ऑलमोस्ट ये वही बात है। इस यहाँ पर उसको विजुअल ओब्लिक स्पेशल का नाम दिया गया। तो जिन लोगों में ये विजुअल या स्पेशल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है
तो वो जो है एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और चीजें जो है द एबिलिटी टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट मेंटल इमेजेस, यानी कि वो जो इमेजेस हैं, वो जो स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने स्ट्रक्चरलिज्म में बात की थी, अब यहाँ पर वो स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वो स्ट्रक्चर बनाने के हवाले से, वो ढांचा खड़ा करने के हवाले से जो है वो डिजाइनिंग इंजीनियरिंग इस हवाले से बात हो रही, 3D स्ट्रक्चर्स के हवाले से बात हो रही, कि वो कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा बेहतर चीजें बनाने के हवाले से वो एक्सपर्ट होते हैं, जिनमें ये विजुअल या स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाती है। अब वही पीछे हमने वर्बल पढ़ा था, अब यहाँ पर वर्बल या लिंग्विस्टिक, तो बाज जगहों पर में भी ये लिंग्विस्टिक लिखा हुआ मिले कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो ये वही बात है जी, कि जिस बंदे में ये विजुअल वर्बल या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, वो रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड कन्वर्सिंग, यानी कि गुफ्तगू करने में जो है वो किसी भी लैंग्वेज में जो है वो मतलब आप कह लें कि एक्सपर्ट होते हैं, या उनको कोई मुश्किल पेश नहीं आती जिनमें ये वर्बल या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। उसके बाद लॉजिकल या मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स नंबर्स एंड कंप्यूटिंग स्केल्स, नाम से ही जाहिर है जी, recognizing patterns and relationship, timelines and order, यानी कि वही मैथ से रिलेटेड लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो सॉल्व करने की सलाहियत जो है वो लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कहलाती है। तो जिन लोगों में ये वाली इंटेलिजेंस मौजूद होती है, लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तो वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, कंप्यूटिंग स्किल्स और लॉजिकल रीजनिंग वाले जो इशू प्रॉब्लम्स होते हैं उनको वो इजिली सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद है जी बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली किनेस्थेटिक से मुराद यानी कि अपनी बॉडी को बेहतर तरीके से इन्वॉल्व करना, फिजिकल, जैसा कि मोटर स्किल होती है ना, तो जिन लोगों में ये बॉडीली किनेस्थेटिक वाली इंटेलिजेंस पाई जाती है, वो अपनी बॉडी को बेहतर तरीके से, मतलब आप कह लें कि मैनिपुलेट कर लेते हैं, वो डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो जिन लोगों में ये बॉडीली किनेस्थेटिक वाली इंटेलिजेंस पाई जाती है, वो अच्छे प्लेयर्स बन सकते हैं, एक्रोबेट्स, यानी कि वो बाजीगर, और इसको क्या हम नाम देंगे, एथलीट्स, और बनने की उनमें सलाहियत मौजूद होती है। जिन लोगों में ये बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाई जाती है, वो आप कह सकते हैं कि एथलीट्स बन सकते हैं या बनते हैं, और एक्रोबेट, प्लेयर्स, डांसर, इस किस्म की जो है उनमें सलाहियत होती है। इन्वॉल्व्स फिजिकल कोऑर्डिनेशन एंड डेक्सटेरिटी यूजिंग फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल एंड एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ और लर्निंग थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। अच्छा जी, 4 नंबर, अब 5 नंबर पर आते हैं जी हम। म्यूजिकल म्यूजिकल इंटेलिजेंस, अब जिन लोगों में म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है वो अच्छे म्यूजिशियन, कंपोजर बन जाते हैं जी। It involves understanding and expressing oneself through music and rhythmic movements और डांस और कंपोजिंग, यानी कि जिन लोगों में म्यूजिकल इंटेलिजेंस ऐसी इंटेलिजेंस होती है जिसके जरिए आपको म्यूजिक को समझने में मदद मिलती है, और म्यूजिक के जरिए आप अपना आप जो है वो बयान करते हैं। तो जिन बंदों में म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है, वो अच्छे कंपोजर बन सकते हैं, वो अच्छे आप कह लें कि म्यूजिशियन बन सकते हैं या होते हैं। इसकी एग्जांपल आप कह सकते हैं कि R D बर्मन, ये म्यूजिशियन ही के नाम है बेसिकली। अब हम आप अपने खित्ते के में फेमस म्यूजिशियन के नाम देख सकते हैं। इंडिया का जो है R D बर्मन है आई थिंक, और पाकिस्तान के हवाले से एक गुजरा है नाम, ख्वाजा खुर्शीद अनवर आई थिंक। तो इस किस्म के नाम आ सकते हैं जी। अच्छा, एक होती है जी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ऐसी इंटेलिजेंस होती है जो आपको इस काबिल बनाती है कि आप दूसरों के साथ आपने कैसे
कम्युनिकेट करना है, दूसरों के साथ आपने कैसे इंटरेक्शन करना है, how to communicate with and understand other people and how to work collaboratively। दूसरों के साथ आपने लेन देन कैसे करना है, दूसरों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, दूसरों को अंडरस्टैंड करना है और अपना माफियल ज़मीर कैसे बयान करना है, इंटरेक्शन कैसे करना है। तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहलाती है। तो जिन बंदों में ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है या होती है, बेहतर होती है, तो वो लोग ज्यादा सोशल होते हैं दूसरों के साथ। वो आप कह लें कि वो अपनी बात बेहतर तरीके से दूसरों तक पहुंचा लेते हैं और दूसरों की बात को वो जल्दी समझ लेते हैं, डेमोक्रेटिक के तरीके से वो दूसरों की बात को अंडरस्टैंड भी करते हैं। हाउ टू सोशलाइज। सोशलाइज मीन्स कि आपका ज्यादा हल्का आबाद दूसरी होना चाहिए, आपके दोस्त फ्रेंड्स, यही है ना। ओके जी, नेक्स्ट जो है वो है, अच्छा ये थी इंटरपर्सनल, और सातवीं है जी इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल ये होती है कि अंडरस्टैंडिंग वंस इनर वर्ल्ड्स ऑफ इमोशन, यानी कि अपने आप को बेहतर तरीके से पहचानना, अपने इमोशंस और थॉट्स को बेहतर तरीके से आप कह सकते हैं कि कंट्रोल करना एंड वर्क विद देम कॉन्शियसली। तो जिस बंदे में ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है या बेहतर होती है, वो अपने इमोशंस को काबू में रखते हैं, वो जज्बात की राह में बह नहीं जाते, बल्कि वो अपने जज्बात और अपने ख्यालात और अपनी जो एबिलिटी है उनको कंट्रोल करते हैं, और वो जानते हैं हाउ टू वर्क विद देम कॉन्शियसली। इंटरपर्सनल जो होता है वो दूसरों के साथ इंटरेक्शन है, और इंट्रापर्सनल जो है वो अपने आप की जो इनर फीलिंग्स हैं, इनर वर्ल्ड्स ऑफ या इमोशन और थॉट्स हैं, उनको काबू में रखना है या उनका कैथारसिस जो है वो बेहतर तरीके से करना है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जिनके नाम आते हैं जी, वो सिगमंड फ्रॉइड है जी, साइकाइट्रिस्ट हैं, ये बेहतर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के मालिक होते हैं। ये सिगमंड फ्रॉइड का नाम तो हमने पढ़ा हुआ है जी साइको एनालिसिस में, या दीगर जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं। अच्छा, लेस देन 1 मिनट है, प्लीज आपने दोबारा कनेक्ट करना है जी। अच्छा जी, लास्ट है जी नेचुरलिस्ट। तो जिन बंदों में ये नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस होती है वो बहुत अच्छे टूरिस्ट, सयाह बनते हैं, सैर सपाटे वाले होते हैं, नेचर को समझने वाले होते हैं जी। तो इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नोटिसिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैटेगराइजिंग देम।